मिक्सिंग डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस को मिक्स कर दोगे तो फिर कैलोरीमेट्रिक हमारी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, तो ये देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मान लो 4 किलोग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ है हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब मैं मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास कुछ फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा टी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ आपको इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 64 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया, देखो हमारे पास एक ही इक्वेशन है कि Q, देखो इसने कुछ एनर्जी गेन करी होगी आइस ने, तभी वो गर्म होकर के यहाँ पहुंच गए। तो Q गेन्ड इज इक्वल टू Q लॉस्ट, इसने कुछ एनर्जी लूज करी होगी। इसने कितनी एनर्जी गेन करी है, तो पहले उसका फेस चेंज हुआ होगा, फिर उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई उसकी लेटेंट हीट कितनी होती है, वो होती है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये तो लेटेंट हीट हो गई। प्लस अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की जगह हमने वाटर बना लिया, हमने इतनी एनर्जी उसने जब गेन कर ली, फिर वहां से उसको जाना है टेम्परेचर T तक। तो हम फिर लिखेंगे 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, T माइनस 0 से T तक पहुंचे, इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको स्टीम को लेकर के आ जाओ वाटर में। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है 540 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, किलोग्राम के लिए हो जाएगी किलो कैलोरी। प्लस अब देखो ये एनर्जी जब इसमें से निकल गई, इसने इतनी एनर्जी का लॉस किया, तो अब हमारे पास स्टीम से कंडेंस होकर के वाटर बन गया होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब वहाँ से कम होकर के टेम्परेचर T तक आया है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, मास यानी कि 1 किलोग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 से T पहुँच जाए तो चेंज कितना होता, यहाँ पे हम जो लिखेंगे लॉस एनर्जी का हुआ है वो हो जाएगा 100 माइनस T। डेल्टा T की वैल्यू है 100 माइनस T। सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 80 प्लस 4T इज इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस T। यहाँ से आता है हमारे पास 5T इज इक्वल टू 640 माइनस 320। T की वैल्यू आ जाती है 320 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 64 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसानी से ही हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई, अच्छी कैलकुलेशंस हुई। यहाँ पर हमें एक चीज़ और सोचनी पड़ेगी, हमने अज्यूम किया था कि टेम्परेचर T हमें वाटर फेज में मिल रहा है, तो क्या ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू चेक ज़रूर करना, हमेशा अपने आंसर को चेक करना है। इज 64 लेस देन 100 एंड मोर देन 0 और नॉट, ऐसा हो गया है, यानी कि हमने जो अज्यूम किया था कि ये पानी है, वो पानी ही पानी है। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा होता है, इस पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार पूछा गया है। देखो 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विद 1 ग्राम ऑफ आइस, देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पहली बात तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो, तुक्का मारो कि 1 ग्राम पे स्टीम थी, 1 ग्राम पे बर्फ थी। स्टीम कितने पे होती है, 100 डिग्री पे, बर्फ कितने पे होती है 0 डिग्री पे। दोनों को मिक्स कर दूंगा तो क्या मुझे 100 और 0 का एवरेज 50 डिग्री सेल्सियस हमें फाइनल टेम्परेचर मिलने वाला है, नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे डाउट उठता है, कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे 280 भी आ जाता है, ये भी एक ऑप्शन है क्वेश्चन में। ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि स्टीम जो थी, जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो ये आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इनको मिक्स किया ऐसा कि फिर भी आंसर 280 डिग्री सेल्सियस आ गया, और जो बहुत लोगों का आता है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेंट हिंट का ध्यान रखते हुए वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
हमारे पास स्टीम का जो टेम्परेचर था, बर्फ़ डालने के बाद भी टेम्परेचर 100 का 100 डिग्री सेल्सियस ही है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर थी 1 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर हमारे पास यहाँ पर था 1 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये थी हमारे पास बर्फ़ और ये थी हमारे पास स्टीम। दिस वॉज आइस, दिस वॉज स्टीम। हम मान के चलते हैं कि ये दोनों को जब मिक्स किया तो हमारे पास फाइनली टेम्परेचर आ जाता है T। हम लिखेंगे इसने कुछ हीट गेन करी है और इसने कुछ एनर्जी लूज करी है और दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसने एनर्जी गेन कितनी करी है टेम्परेचर T पहुंचने तक? इसने जो एनर्जी गेन करी है, पहले तो इसने लेटेंट हीट गेन करी होगी जिससे वो मेल्ट हुई है, फिर उसके बाद उसने कुछ सेंसिबल हीट गेन करी होगी जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो हम लिख देंगे 1 ग्राम इंटू जो भी हमारी लेटेंट हीट कितनी होती है 80 कैलोरी प्लस, और इसने टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी, वो जाएगी 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैलोरी में होती है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, वो हो गया है 0 से लेकर के T तक गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। दिस शुड बी इक्वल टू एनर्जी इसने कितनी लूज करी है, इसने पहले तो लेटेंट हीट रिजेक्ट कर दी होगी, लेटेंट हीट का लॉस हुआ होगा, तो वो हो जाती है 1 इंटू 540 कैलोरी। फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से वो T टेम्परेचर पे पहुंची होगी, तो और इसने एनर्जी निकाल दी होगी जो हो जाती है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर जो है 100 माइनस T। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 80 प्लस T इज इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस T। यहाँ से वैल्यूज आ जाती हैं 2T इज इक्वल टू 640 माइनस 80। T की वैल्यू आ जाती है 560 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 280 डिग्री सेल्सियस। देखो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब यहीं पे गलती है, क्या गलती है, हमने अज्यूम किया था कि वाटर है हमारे पास, यही तो हमने गलती कर दी। क्या वाटर होगा ये 280 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो स्टीम हो जाएगी। और किन्हीं भी दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, ये थी हमारी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये थी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिलाएंगे तो 280 डिग्री सेल्सियस पे बात कहाँ से पहुँचे। तो यहाँ पे हमने ज़रूर कुछ गलत किया है। इसको सॉल्व करने का कुछ तो अच्छा तरीका होना चाहिए, तो वो कैसे सॉल्व किया जाए उस चीज़ को चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं था कि स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस या आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों चीज़ें लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तो हमें पहले तो अज्यूम करना पड़ता है कि दोनों सेम एक कौन से फेज में है या ऐसा हो भी पाता है नहीं, उसका अंदाज़ा कैसे लगाएं। अंदाज़ा लगाने के लिए हम एक लैडर बना लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास इस जगह पे थी 1 ग्राम स्टीम, इसका टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, फिर उसमें से कुछ एनर्जी निकली होगी तो उससे मिला होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम वाटर। फिर यहाँ पर मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम वाटर, और यहाँ पर है मेरे पास 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैसे शुरुआत करें। देखो ये है हमारे पास गैस, ये दोनों है हमारे पास लिक्विड, और ये है हमारे पास सॉलिड। तो इनको सेम फेज में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको नीचे लेके अगर मैं आ जाऊँ इस तरफ, है ना, तो यहाँ से मुझे हीट का रिजेक्शन होगा, मुझे हीट निकलेगी। कंडेंसेशन हो रहा है, स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है, पानी में कम होती है, तो स्टीम कुछ एनर्जी निकाल देगा। और क्योंकि ये 1 ग्राम है तो जो एनर्जी निकली है वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू M इंटू एल। वैल्यू कितनी रहती है, मास की वैल्यू है 1 ग्राम और L होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 540 कैलोरी हमें रिजेक्ट हुई है यहाँ से। अच्छा, ये जो रिजेक्ट हुई है इनको मिक्स किया है तो यही इसने गेन भी करी होगी। देखते हैं भाई, इसको यहाँ से गेन करने में अगर ये ऊपर जाता है तो इसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो Q की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 80 कैलोरी हमें हीट यहाँ पर देनी पड़ेगी। निकली है 540, सिर्फ 80 को ही खर्च कर पाया हूँ यहाँ तक आने में, तो अभी मेरे पास 540 माइनस 80 कैलोरीज अभी भी बचे हुए हैं। उसका यूज़ करके इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको हीट करूँगा, मान लो वो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया,
तो यहाँ पर Q इसने मान लो अंदर ली है फिर से, इस Q को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मास है 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, यहाँ पर यूज हुआ है हमारा 100 कैलोरी। ओके, हमारे पास रिजेक्ट हुई है 540 कैलोरी और हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है टोटल 180 कैलोरी। तो बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाई, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन से हीट निकल रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास 1 ग्राम स्टीम कंप्लीटली कंडेंस ही नहीं होगी, उसका थोड़ा सा पार्ट ही कंडेंस हुआ होगा, उससे ही इतनी एनर्जी निकल गई कि ये यहाँ पर मेल्ट भी हो गई और गर्म होकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक भी आ गई। और अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सब 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो कोई हीट ट्रांसफर उसके बाद नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए? अब यहाँ पे इसको भी करने के दो तरीके हो जाते हैं। आप यहाँ पर पहली अप्रोच क्या लगा सकते हो? पहली अप्रोच हम लगा सकते हैं, पहला तरीका हम मान लेंगे, लेट द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इज इक्वल टू x ग्राम। तो हमारे पास जो हीट लॉस्ट है वो हो जाएगा, हीट लॉस की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 540 कैलोरी इज इक्वल टू, यहाँ पर से इसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, वो है 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाती है 180 डिवाइडेड बाई 540 और ये आ जाता है 1/3 ग्राम। तो हम देखते हैं ओनली 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम ही कंडेंस हुई है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास देखो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर उसकी वैल्यू आ जाती है 100 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा जा सकता है कॉम्पोजिशन बताओ, फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है। तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास वाटर होगा, वाटर कितना हो जाएगा 1/3 ग्राम, तो स्टीम कंडेंस हुई है, यहाँ से 1 ग्राम भी तो आया है, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 4/3 ग्राम। और हमारे पास स्टीम कितनी होगी, स्टीम में से 1/3 ग्राम कंडेंस हो गई थी, तो बची हमारी 2/3 ग्राम स्टीम बची हुई है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि यहाँ से हमारे पास इस तरीके से 1 ग्राम वाटर पूरा कंडेंस हो गया था, यहाँ से पूरा 1 ग्राम हमारे पास आइस यहाँ तक आ चुकी है, सारा का सारा कुछ यहीं पर है। तो हमारे पास बेसिकली, हमारे पास दूसरा तरीके में बेसिकली हो जाता है, वी हैव 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास 540 कैलोरी हीट निकली थी, इतनी एब्जॉर्ब हो गई, तो कुछ बची हुई एनर्जी है जो अब हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई है। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एडेड जो एनर्जी है वो कितनी है, 540 माइनस 100 या फिर -80 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 360 कैलोरी। हमारे पास 360 कैलोरी अगर हीट पड़ी हुई है, तो ये 360 कैलोरी क्या करेगी, इस 2 ग्राम वाटर में से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर को इवेपोरेट करा देगी। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई 540 इज इक्वल टू 360 कैलोरी। यहाँ पर x क्या है, वाटर जो कि इवेपोरेट हो गया है ना, इवेपोरेटेड। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाती है 2/3 ग्राम। अगेन हमारे पास जो फाइनल कॉम्पोजिशन हो जाएगी वो क्या हो जाती है, स्टीम, ये स्टीम ही हो जाएगी, और बचा हुआ वाटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 ग्राम हमारे पास टोटल था, उसमें से 2/3 ग्राम उड़ गया, तो बचता कितना है 2 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 4/3 ग्राम वाटर। तो दोनों ही अप्रोच सेम है, दोनों से रिजल्ट भी हमारे पास सेम ही आ रहा है। इस तरीके का और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्या इसमें खासियत है कि 100 डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री था, मास दोनों का सेम था, है ना, बहुत ही यूनिक सी वैल्यू है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास, स्टीम 110 पे नहीं है, आइस -10 पे नहीं है। ऐसे केस में हम देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ आइस को और 1 ग्राम ऑफ स्टीम को मिलाते हैं तो स्टीम का सिर्फ 1/3 ही कंडेंस होता है। एक क्विक रिजल्ट आप इसको समझ सकते हो, इस चीज़ को भी आप अपने वर्ड्स में लिख लो, याद कर लो। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। If 1 gram of steam at 100 degrees Celsius is mixed with 10 gram of ice at 0 degrees Celsius, then the resultant temperature of the mixture will be.
पिछले सवाल जैसे यहाँ पे खाली हमने मास की वैल्यूज बदली है, वही आपको टेम्परेचर वाली लैडर बनानी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लैडर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है स्टीम, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके नीचे उससे हीट निकलेगी तो हमारे पास आ जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर नीचे हमारे पास होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके भी नीचे होगा हमारे पास आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देने की बात क्या है, क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में अंतर यह है, यहाँ पर 1 ग्राम और 10 ग्राम मास अलग अलग हो गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको कंडेंस कराते हैं और इसको हम मेल्ट कराते हैं, देखते हैं कहाँ पर एनर्जी हमारी गाइड करने के लिए हमें हिंट देगी। यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो इससे मुझे कुछ हीट निकलती है। वो जो हीट निकलेगी वो होगी लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट। तो मास की वैल्यू है 1 ग्राम और लेटेंट हीट की वैल्यू 540 होती है, तो यह आ जाता है हमारे पास 540 कैलोरीज हमारी निकली हैं। ओके, यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा क्यों हमने इसको कुछ एनर्जी दी है, जिसकी वैल्यू जाएगी मास इंटू लेटेंट हीट। मास की वैल्यू है 10, लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है 80 कैलोरीज, तो इस बार हमें 800 कैलोरीज देनी पड़ेंगी। पिछली बार हमें सिर्फ 80 कैलोरी देनी पड़ी थी, इस बार मास ज़्यादा हो गया, 800 कैलोरीज देनी है। हमारे पास रिजेक्ट हुई है इतनी, ये सारी की सारी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगी। फिर भी हमें और एनर्जी चाहिए, कहाँ से आएगी, इसका टेम्परेचर और गिराते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अगर इसको मान लूँ कि पूरा का पूरा ही यहाँ पर आता है तो यहाँ से भी हमें कुछ हीट निकलती है। इस बार जो हीट निकलेगी वो हो जाएगी MS डेल्टा T। मैक्सिमम कितना टेम्परेचर यहाँ से गिर सकता है चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम हमारा जो टेम्परेचर गिरेगा वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इस बार जो हीट आ जाएगी 1 इंटू स्पेसिफिक हीट है 1 और ये है 100, तो ये निकलती है हमारी 100 कैलोरीज यहाँ से निकलती है। इन दोनों का अगर मैं सम भी करूँ तो भी हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 640 कैलोरीज। और इस पूरी 10 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए चाहिए मुझे 800 कैलोरीज। कम पड़ गई है, इसका मतलब पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है, उससे ही हमें पता चल गया कि हमारा आंसर आने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस। पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, यानी कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आइस वाला टेम्परेचर होगा जो है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में मान लो हमसे पूछ लिया गया कि भाई कॉम्पोजिशन बताओ, कॉम्पोजिशन क्या है फाइनल जो मिक्सचर है उसकी, तो हम अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ स्टीम नीचे है। हमें पता है स्टीम तो पूरी की पूरी कंडेंस होकर के 0 तक भी आ गई है, तो ये तो 1 ग्राम नीचे आ गया। लेकिन आइस का मान लेंगे कि लेट से x ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड, तो हम लिखेंगे लेट x ग्राम आइस मेल्टेड। अब लिखेंगे Q एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड। Q एब्जॉर्ब कितना होगा, x इंटू जो भी लेटेंट हीट है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। रिजेक्टेड हीट कितनी है हमने देख लिया, वो है 540 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 640 कैलोरी। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 640 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि 8 ग्राम। तो हमारे पास 8 ग्राम बर्फ पिघल गई है। हमारे पास फाइनल कॉम्पोजिशन कितनी आ जाती है, फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 8 ग्राम तो पिघल गई, तो बची कितनी 2 ग्राम आइस, और वाटर कितना है, यही गलती हो जाती है, 8 ग्राम वाटर तो ये है और 1 ग्राम ऊपर से भी आया है ना, तो हमारे पास टोटल 9 ग्राम वाटर। ये क्या है, 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, आइस को स्टीम को, बस दो को। एक काम करते हैं, तीनों फेजेस को एक साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा सवाल बन के आएगा और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये रहा सवाल। इफ 5 किलोग्राम आइस at -20 and 1 kilogram steam at 150 Celsius and 5 kilogram water at 50 degree Celsius are mixed, find the final temperature and composition of the mixture। तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है 465 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री सेल्सियस, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आता है 47.2 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कुछ वैल्यू आती है 47.3। तो कैसे आया, सॉल्व करने के लिए हम पहले बनाएंगे हमारी लैडर। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है। स्टीम कहाँ पर थी हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस पर, फिर है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, फिर है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, यहाँ पर वाटर वाटर स्टीम स्टीम, और हमारे पास आइस एक और लेवल पर है जो है -20 डिग्री सेल्सियस, ये भी है आइस। सारी की सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक और कहीं पे पानी रखा हुआ है ना 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको भी बना देता हूँ। दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस, ये है वाटर। ठीक, सारी की सारी एनर्जीज देखेंगे कितनी निकल रही हैं, कितनी एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो सबको हम लेके आने की कोशिश करते हैं। पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि वाटर हमारा फाइनल फेज रहने वाला है। तो यहाँ से जिस वक्त ये नीचे आएगी यहाँ तक, तो हमारे पास कुछ एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर से हमारे पास एनर्जी निकलती है। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। इसी को हम बोल देंगे मास कितना है हमारे पास 1 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो हो जाती है 5.5 किलो कैलोरी, लिख दो 0.5 किलो कैलोरी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाती है 150 से 100 पे आ गया, यानी कि 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास 25 किलो कैलोरी यहाँ पर रिजेक्ट हुई है। ओके, और फिर हम यहाँ से इसको इधर भी लेके आते हैं, तो इसमें भी हमारे पास कुछ हीट निकलेगी। ये वाली कितनी निकलेगी, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। मास था हमारे पास 1 किलोग्राम। लेटेंट हीट कितनी हो जाती है 540 कैलोरी 1 ग्राम की होती है। यहाँ पर 540 किलो कैलोरी होगी किलोग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पे किलो कैल मैं लिखूंगा, तो इसका भी आंसर आ जाता है 540 किलो कैलोरी। ओके, यहाँ से ऊपर जाने के लिए कुछ हमारी हीट को एब्जॉर्ब होना पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी Q हो जाएगा MS डेल्टा T। मास कितना था हमारे पास, आइस का मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, तो 5 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी भी स्टीम के बराबर लेते हैं हम 0.5 किलो कैलोरी। टेम्परेचर में चेंज है 20 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 50 किलो कैलोरी। फिर अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो इसको और हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इस बार जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो लेटेंट हीट है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे M इंटू एल का फॉर्मूला। मास है हमारे पास 5 किलोग्राम, लेटेंट हीट कितनी होती है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, तो ये वाली वैल्यू जाती है 400 किलो कैलोरी। ओके, अब देखो हम स्टीम को भी पानी पे ले आए जो 100 डिग्री वाटर में, आइस को भी वाटर में ले आए वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारे पास पहले से कुछ वाटर था जो 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब हमें देख के अंदाज़ा लग जा रहा है कि इतनी हीट रिजेक्ट हुई है, इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, सिमिलर लग रही हैं ये। तो उसके बाद अब इन सबको आप मिक्स करोगे तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन सब रहने लिक्विड फेज में ही वाला है। तो सेम फेज की कैलकुलेशंस हम किस तरीके से करते हैं, हम सेम फेज की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कैलोरीमेट्री में याद करो एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, T फाइनल इज इक्वल टू, वो होता था M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। क्या हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस केस में यूज कर सकते हैं? कर सकते थे अगर हमारे पास सिर्फ वाटर होता, सिर्फ ये वाटर होता और सिर्फ ये वाटर होता। अभी भी ध्यान से देखो, इतनी एनर्जी रिजेक्ट हुई थी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इनका हिसाब किताब अभी हमने नहीं किया है। तो अब हम दो अप्रोच लगा सकते हैं। या तो हम इस तरीके से हमारा जो भी फाइनल टेम्परेचर होता है वो अभी पता कर लें, उसके बाद ये जो एनर्जीज का डिफरेंस आ रहा था वो उस फाइनल टेम्परेचर वाले वाटर में ऐड कर दें। या फिर दूसरी चीज़, अभी ये जो एनर्जीज का डिफरेंस है वो इनमें से किसी को भी ऐड करवा दो, इसको ऐड करवा दो, इसको ऐड करवा दो। उसके बाद हमारे पास 3 लिक्विड बचेंगे जो कि
अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों ही अप्रोच यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी यूज़ कर लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ये पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर दे देता हूँ। तो मेरे पास देखो, जो इस फॉर्मूले में जो पहला लिक्विड पार्टिसिपेट करने वाला है वो है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना वाटर है? 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो ये वाला है। दूसरा हमारा पार्टिसिपेट करेगा वो है 5 kg H2O एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसको तो हमने छुआ ही नहीं है अभी तक, ये वहीं का वहीं बैठा। और तीसरा जो हमारा वाटर पार्टिसिपेट करेगा वो है 5 kg H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाले को मैं थोड़ी सी एनर्जी दे देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कितने टेम्परेचर पे पहुँचता है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं पे पहुँच गया, उसको हमने कितनी एनर्जी दी थी? हमने उसको एनर्जी दी है Q इज इक्वल टू 540। यहाँ से आई, फिर ये 25 भी ऐड हुई होगी, 540 प्लस 25 माइनस उसमें से रिजेक्ट कितनी हो गई? 400 और 50, माइनस 400 माइनस 50। दिस इज इक्वल टू मास कितना था यहाँ पर पानी का? ये था हमारा 5 किलोग्राम। तो यहाँ था मास 5 किलोग्राम। 5 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर केजी इनटू डेल्टा टी। इसका टेम्परेचर यहाँ से पहुँच गया है, मान लो TI बोल दूँ इसको, TI माइनस 0, 0 से स्टार्ट हुआ। यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो हमारे पास TI कितना आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ कितनी हो जाती हैं? 540 माइनस 400 140 हो जाएगा, 140 माइनस 50 करोगे तो 190 हो जाएगा, 90 प्लस 25 करोगे तो 115। तो 115 इज इक्वल टू 5 इंटू TI। TI की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, TI इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस। TI इज इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट जो आ रहा है वो हो जाता है एट 23 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों को अब मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूँ। जो हीट का डिसबैलेंस था वो हमने नीचे वाले पानी को दे दिया, वो TI पे पहुँच गया, और इस TI पे, इस 50 पे और इस 100 पे, इन तीनों को यहाँ पे मैं मैच कर दूंगा, फॉर्मूले में रख दूंगा, मेरा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। खास बात पता है क्या है? सारे के सारे लिक्विड हैं वाटर, तो हमारे पास ये जितनी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैं सब एक ही है ना। सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास अब देखो तुरंत आंसर आएगा, T फाइनल इज इक्वल टू M1 T1, है ना। तो M1 कितना है? 1 इंटू 100 प्लस M2 यानी कि 5 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 23 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है नीचे? 1 प्लस 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 100 प्लस 250 प्लस ये 5 इंटू 23 फिर से 115 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 11, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 465 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 47.27 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर है। अगेन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लिक्विड फेज में हमने जब अज्यूम किए थे, लिक्विड फेज में आया है कि नहीं आया है। लिक्विड फेज में ये 0 से बड़ा है, 100 से छोटा है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है, और उसमें कुछ वाटर पड़ा हुआ है, उसमें m ग्राम स्टीम को हमने मिक्स कर दिया है ताकि फाइनल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस आता है। और हमें बताना है कि मास m जो ऐड किया है स्टीम का, उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन गलती होती है ये होती है कि हमने जो स्टीम है m उसको ऐड कर दिया है, तो स्टीम का भी मास हमें फाइनल मिक्सचर में कंसिडर करना है। बिना गलती के इस वीडियो को सॉल्व करो, अपना जो आंसर है उसको कमेंट ज़रूर करना, देखते हैं किसका कमेंट सही आता है। पानी में बर्फ़ मिलाओगे तो वो होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। सवाल उठता है ऐसा करना क्यों है, तो उसमें हमें कुछ और भी मिलाना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ योलो सीरीज़ के सारे वीडियोस देखो, आपको मज़ा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में मेरे साथ। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही तो प्लीज़ कैशअप को सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो ताकि सभी तक हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में मिले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।